चलिए, बैंक अकाउंटिंग जो आपका यूनिट 3 है, बहुत ही इजी वाला यूनिट है, जिसमें आपको 3 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें से कोई 2 आपको करने हैं। तो एक जो पहली मेथड है आपकी, इंटरेस्ट ऑन डाउटफुल डेट्स। ठीक है, इसमें जनरल एंट्रीज आपको याद रखनी पड़ेगी और कुछ नहीं करना है। चलिए, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने कि राजेश भाई एक कस्टमर है जनता बैंक लिमिटेड का। जब उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज किए तो उसको पता चला कि एक कस्टमर है जिसके 4.5 लाख रुपए बाकी है। ठीक है, इंटरेस्ट उस पर ऊपर लगाना है 12.5% का, और इंटरेस्ट का पेमेंट भी बाकी है। 30 जून को बैंक को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। बैंक ने 60% अमाउंट उस लोन से रिकवर की और अकाउंट को क्या कर दिया, सेटल्ड कर दिया। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है और कुछ लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। तो जर्नल एंट्री में आपको बता देता हूं, पहली एंट्री आपकी होगी कस्टमर अकाउंट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। कस्टमर का नाम दिया हुआ है और इसमें आपको अमाउंट कौन सी लिखनी है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग की। दूसरी एंट्री होगी कि जितना पैसा तुमको कस्टमर देता है, कैश कलेक्शन, उसकी एंट्री होगी कैश टू कस्टमर। तीसरी एंट्री, जो पैसा उसने नहीं दिया है उसे हम कहते हैं बैड डेट्स, और याद रखना है बैड डेट्स प्रिंसिपल पे होता है, इंटरेस्ट पे नहीं होता है। चौथी एंट्री, जो सस्पेंस आपने ऊपर क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देना है। जो इंटरेस्ट आपको उसमें से मिला वो इंटरेस्ट में डालना है, और जो नहीं मिला ये आपको रिसीव हुआ है और ये आपको नॉट रिसीव है। और लास्ट में जो इंटरेस्ट आपको मिला था चौथी एंट्री में, उसको कहां ट्रांसफर कर देना है, आपको पी एंड एल में। इसके लिए आपको एक सिंपल सी वर्किंग करनी है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू टोटल। अब क्वेश्चन में देखो, प्रिंसिपल मतलब ओरिजिनल लोन अमाउंट 4,50,000, इंटरेस्ट कितना बाकी है 12.5%, तो करो 4,50,000 का 12.5%। चलो टोटल कितना हो गया, इट विल बी 5,06,250। ओके, अब इसमें से कितनी रिकवरी हुई है, तो लिखा है बैंक को 60% अमाउंट मिला है। तो ये तीनों अमाउंट का 60% कर दो। करो 450 का 60% और प्रिंसिपल का 70। ठीक है, ओके। अब समझो ये आपको कलेक्ट हो गया है, सारी अमाउंट है आपको कलेक्ट हो गई, तो जो डिफरेंस होगा वो नॉट कलेक्ट होगा। तो 450 में से 270 माइनस करो, तो नॉट रिसीव्ड 180, 22। ये वर्किंग अगर आपको आ गई तो आपकी सारी एंट्रियों की अमाउंट मिल गई। अब पहली एंट्री जो होती है वो हमारी टोटल इंटरेस्ट की होती है। टोटल इंटरेस्ट कितना, 56,250। एंट्री राजेश भाई टू इंटरेस्ट सस्पेंस 56,250। दूसरी एंट्री होती है टोटल रोकड़ा कितना मिला, टोटल रोकड़ा। ये मेरी सेकंड एंट्री, टोटल रोकड़ा मुझे मिला 3,03,750 का। कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश भाई 3,03,750। तीसरी एंट्री होती है बेड डेट्स की, और बेड डेट हमेशा किस पे होगा, प्रिंसिपल पे। दिस इज योर बेड डेट्स अमाउंट, एंट्री नंबर 3, बेड डेट्स टू राजेश भाई 1,80,000। अब आप देखो ऊपर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ था 56,250 से, उसमें से आप देखो आपको इंटरेस्ट मिला 33,750 का, वो आपको डाल देना है इंटरेस्ट में, और जो नहीं मिला वो चला जाएगा कस्टम के अकाउंट में। और जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो वापस कहां ट्रांसफर कर दिया आपने, पी एंड। कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा इस मेथड का, 5 मार्क कंफर्म कर लो इसके अपने। लेजर अब आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री की लेजर पोस्टिंग करनी और कुछ नहीं करनी, तो मैं लेजर आपको नहीं समझा रहा हूं यहाँ पे। फिर दूसरा सवाल आपको पूछा जाता है आरओबीडी वाला। ठीक है, आरओबीडी वाली एंट्री आपको याद होनी चाहिए। पहली एंट्री हमको जो करनी है वो है आरओबीडी टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, कौन से ईयर वाला होगा, ये प्रीवियस ईयर वाला। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू आरओबीडी कौन से ईयर वाला, करंट ईयर वाला। और उसके बाद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्लोज कर देना है और कहां ट्रांसफर कर देना है, पी एंड एल पे। ये प्रीवियस ईयर वाला आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ होगा तो ही एंट्री पास करनी है। अगर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर की अमाउंट नहीं है तो आपको एंट्री पास नहीं करनी है। आप देख सकते हो पिछले साल का रिबेट कितना दिया हुआ था, 40,000। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 40,000। करंट ईयर का आपको हमेशा फाइंड आउट करना होगा। तो देखो करंट ईयर में हमारे पास टोटल बिल कितने का था, 20 लाख का। ओके, और लिखा है ड्यू डेट उसकी 15 मई है, और आपका ईयर कब एंड हुआ,
31 मार्च को। तो 31 मार्च से 15 मई तक कितने दिन हुए? तो अप्रैल के 30 और मई के 15 दिन, टोटल दिन कितने हुए? 45 डेज। तो हम डिस्काउंट की अमाउंट गिनेंगे, एक्चुअली डिस्काउंट नहीं गिन रहे, हम सीधा रिबेट गिन रहे हैं। 20 लाख का 12% इंटू 45 डिवाइड बाय 365, तो आपका आंसर आएगा 29,589। ये होगा आपके करंट ईयर का आरओबीडी। और करंट ईयर के आरओबीडी की एंट्री इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू आरओबीडी। ये आरओबीडी होता क्या है? जो आपको डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट में जो नेक्स्ट ईयर वाली अमाउंट होती है उसको कहा जाता है आरओबीडी। इट इज व्हाट? इट इज सिमिलर टू प्रीपेड। प्रीपेड जैसा होता है ना, वैसा का वैसा ही है। नेक्स्ट ईयर का पैसा है, आपको करंट ईयर में मिल गया है, ठीक है, उसको कहते हैं हम रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, बस। और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट को आपको क्लोज करना है, आपको एक इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट बना देना है। उसमें ध्यान रखना, पूरे साल में जो मिला उसको सन्ड्रीज कहते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है, ये रहा। डिस्काउंट अर्न पूरे साल में कितने का हुआ? 3 लाख का। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3 लाख। और फिर जो आपने लेजर जर्नल एंट्री की उसकी पोस्टिंग कर दो। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड लिखा मैंने 40। यहाँ पे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड लिखा मैंने 29,589। और जो डिफरेंस आएगा वो आपको कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पी एंड एल अकाउंट में। सिंपल क्वेश्चन, 5 मार्क का पूछा जाता है आपको ये। फिर एक और क्वेश्चन, अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर आपको अलग अलग बिल दिए, अलग अलग तारीख के, तो सबका आपको रिबेट कैलकुलेट करना है। पिछले साल का रिबेट देखो, आपको दिया हुआ है 21,000, तो पहली एंट्री तो हमारे प्रीवियस ईयर की हो गई, आरओबीडी टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। करंट ईयर का हम कैसे निकालेंगे? तो आपको याद रखना है, बैलेंस शीट की डेट क्या है? 31 दिसंबर। बैलेंस शीट की डेट से ड्यू डेट तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर दो। तो 31 दिसंबर से 6 मार्च तक का, 14 मार्च का, 26 मार्च का और 10 अप्रैल का आपको टाइम पीरियड निकालना है। सबके बिल की अमाउंट दी है, सबका डिस्काउंट का रेट दिया है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आपको आरओबीडी मिल जाएगा। देखो फर्स्ट बिल जो है उसमें आपके डेज बन रहे 65, तो बिल की अमाउंट परसेंटेज इंटू 65 डिवाइड बाय 365। दूसरा बिल जो 14 मार्च का है उसमें डेज आएंगे आपके 73। तीसरा बिल 26 मार्च का है, डेट आएगी उसके डेज आएंगे उसके अंदर 85। और चौथा बिल आपका 10 अप्रैल का है, उसमें डेज आएंगे आपके 100। तो सबका मैंने इंडिविजुअल आरओबीडी कैलकुलेट किया सारे बिल का, और उसके बाद मुझे इन चारों बिल के आरओबीडी का टोटल कर देना है। तो टोटल आरओबीडी चार बिल का मिला के 17,610, ये करंट ईयर का हुआ। तो करंट ईयर की एंट्री हो गई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू आरओबीडी। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का डब्बा बनाया। करंट ईयर में टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट आपको कितना रिसीव हुआ है? 1,12,500, वो आप क्रेडिट में लिखोगे सन्ड्रीज करके। प्रीवियस ईयर का क्रेडिट में लिखा, करंट ईयर में जो मिला वो डेबिट में लिखा, जो डिफरेंस आया उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? पी एंड एल में। और लास्ट एंट्री पास हो जाती इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट टू पी एंड एल। अब इसके अंदर सर ये बिल डिस्काउंट कोई लेना देना नहीं है जब आपको अलग से बिल की इंफॉर्मेशन दी हो। बैड डेट्स हमारी एंट्री में कहीं पे बैड डेट्स आता ही नहीं है, सो नो यूज ऑफ द बैड डेट्स एट ऑल। तो ये आपके 5 मार्क यहाँ सिक्योर हो जाते हैं। फिर एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। बिल डिस्काउंट 18 लाख के हैं, डिस्काउंट टोटल अर्न कितना हुआ? 270 का। ओपनिंग आरओबीडी दे दिया है, पहली एंट्री हो गई मेरी आरओबीडी टू इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 36,000। ये अभी जो पहला क्वेश्चन करा है उसी के जैसा है। बिल डिस्काउंट 15 मई को आपका होने वाला है, डेट है आपकी 31 मार्च, तो अगेन 45 डेज हुए। 45 डेज के लिए आप डिस्काउंट गिन लो। 18 लाख का बिल है, 12% का रेट है, 45 डेज के लिए गिनेंगे तो 26,630 रुपया अमाउंट बनती है। ये करंट ईयर का आरओबीडी हो गया। फिर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट को क्लोज करके कहाँ ट्रांसफर कर देना है? पी एंड एल में। ये 5 मार्क में पूछा जाता है आपको, ठीक है। चलिए फिर आपको शेड्यूल वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब उसमें से कौन से शेड्यूल पूछे जा सकते हैं तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं एक बार। आपको एग्जाम में शेड्यूल 10 पूछा जा सकता है, शेड्यूल 11 पूछा जाएगा, शेड्यूल 14, शेड्यूल 13, शेड्यूल 15, शेड्यूल 16। अब मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं ये होता क्या है। शेड्यूल 10 इज फॉर फिक्स असेट, शेड्यूल 11 फॉर अदर फिक्स असेट, शेड्यूल 14 याद है किसी को? अदर करंट असेट कुछ भी फेंका। अदर करंट असेट के लिए तो यही, अदर असेट अदर फिक्स असेट के लिए तो शेड्यूल 11 आता है। बोलो 14।
ना, इंटरेस्ट अर्न 13 होता है, और 14 होता है अदर इनकम, 15 होता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, और 16 होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। याद कैसे रखना है? फिक्स असेट में आपको नाम याद रखने, मैंने प्रीवियस आईएमपी वाले में बताया था आपको। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्रीमाइजेस एंड गोल्ड, ये तीन चीजें दी हो तो कहां जाएगी? फिक्स में। बाकी सारी चीजें जाएगी अदर फिक्स में। इंटरेस्ट अर्न में आपको याद रखना है इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये तीन इनकम आपको कहां डालनी है? शेड्यूल 13 में। बाकी सारी इनकम कहां जाएगी? 14 में। जैसे मैं बोलूं रेंट रिसीव्ड, तो चेक करो यहां पे तो नाम ही नहीं है रेंट का, तो जाएगा 14 में। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूं कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन किस में जाएगा? 13 में। इंटरेस्ट रिसीव्ड 13 में, डिस्काउंट रिसीव्ड 13 में, डिविडेंड रिसीव्ड अदर इनकम 14 में। सेम मैनर में इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है, इसमें तीन खर्चे याद रखने, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन। बाकी जो बच गए सारे के सारे ऑपरेटिंग। जैसे मैं बोलूं रेंट भरा, सैलरी दी, ऑडिट फीस पे की, स्टेशनरी खरीदी, वो सब किस में जाएंगे? शेड्यूल 16 में। इसमें से कोई भी एक शेड्यूल पूछा जा सकता है आपको। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये मैंने आपको करवा दिया था ऐसा सेम क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है शेड्यूल 11 अदर असेट का बनाना है। तो हमें फिक्स असेट याद रखनी। फिक्स में कौन कौन सी आती है? फर्नीचर आता है, इसको छोड़ दो। बिल्डिंग मतलब प्रीमाइज आता है, इसको छोड़ दो। बाकी सारी चीजें लिख लेना, आपके 5 मार्क कंफर्म। लिख के खाली आपको टोटल करना है और कुछ नहीं करना। आप देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें लिख ली और उसका टोटल कर दिया। इसके 5 मार्क देता है आपको गुजरात यूनिवर्सिटी। नो वर्किंग नथिंग। अब एक ये क्वेश्चन जो मुझे कब से ऐसा लग रहा है कि एग्जाम में पूछने के चांसेस है इसके, इस मेथड का नाम है एलसीओडी मेथड। देखो बहुत सिंपल है, क्विकली मैं आपको समझा देता हूं। बैंक देती है लोन, और लोन में अलग अलग होते हैं। एक लोन होता है, एक कैश क्रेडिट हो सकता है, और एक ओवरड्राफ्ट। बट तीनों की तीनों है तो लोन ही। तो बैंक ने लोन कितने का दिया हुआ है पहले से? 9,90,000 का। ठीक है। अब एक आपको याद रखना है कि अगर बैंक नया लोन देती है, लोन गिवन, तो एंट्री होती है एलसीओडी टू कस्टमर। और अगर वही लोन का पैसा वापस आता है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, कस्टमर करंट अकाउंट टू एलसीओडी। लोन दिया तो लोन डेबिट, लोन वापस आया तो लोन को क्या कर देना है? आपको क्रेडिट कर देना है। अगर उस लोन में से कोई पैसा डूब गया तो बैड डेट्स टू एलसीओडी की एंट्री हो जाएगी। अरे यार, हेलो। ठीक है, चौथी एंट्री हमारे बैड डेट्स को क्लोज करके बीडीआर में डालना है। पांचवी एंट्री हमको बीडीआर का प्रोविजन करना है। एंड छठी हमारी कॉमन एंट्री इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट को क्लोज करके पीएनएल में ले जाना है। अब ये सम वैसे इतना इजी है कि सम पढ़ो और एंट्रियां करते जाओ। एक एक लाइन पढ़ो, एंट्री करते जाओ। चलो, सबसे पहले लिखा है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा है, और ओपनिंग बैलेंस की कोई जनरल एंट्री नहीं होती है। ओपनिंग बैलेंस लेजर में चला जाता है। फिर बोला है बेड डेट रिजर्व आपके पास कितना पड़ा है? 81,000 का। अगेन ये भी ओपनिंग बैलेंस है, तो हम लेजर भी बनाते ही है इसके अंदर, तो लेजर में मैं अमाउंट डाल देता हूं। लोन कैश क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस 990, ये बैंक के लिए असेट होती है, सो डेबिट साइड। बेड डेट रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 81 बोला है, तो मैंने क्रेडिट साइड लिख लिया। और क्या बोला क्वेश्चन में? बोले ड्यूरिंग द ईयर 15-16 टोटल इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कितना मिला?
9,36,000 का। तो हम इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट का भी डब्बा बनाते हैं और उसके अंदर मैं लिख लेता हूं सन्ड्रीज 9,36,000। अभी तक हमको सिर्फ बैलेंस बैलेंस दिए हुए हैं। फिर लिखा है इन्होंने कि सैंक्शन मतलब लोन दिया और रिकवर्ड मतलब लोन वापस लिया। सैंक्शन हुआ 11/16 का और रिकवर्ड कितने का हुआ 1080 का। तो पहली एंट्री आ गई मेरी लोन देने की, और कितना रिकवर हुआ 1080 का। दूसरी एंट्री की अमाउंट मिल गई मुझे, इतना पैसा वापस आ गया। अब ध्यान से देखना, ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए आपने बेड डेट्स के तौर पे राइट ऑफ किए 45,000। तो तीसरी एंट्री मिल गई मुझे बेड डेट्स टू एलसीओडी 45,000। जैसे अमाउंट दी वैसे लिखते जाना है। और लिखा है कि आपको बेड डेट्स रिजर्व मेंटेन करना है 1,08,000 से। तो बेड डेट्स रिजर्व का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 1,08,000। ओपनिंग तो पहले से था ही। ओके, चलिए अब पूरा सम खत्म हो गया। अब अगर हम जनरल एंट्री में देखें तो एंट्री नंबर 4, 5 और 6 बाकी है। 4 क्या है, बेड डेट्स को क्लोज करके कहां ले जाओ बेड डेट्स रिजर्व में। तो ये देखो बेड डेट्स के अकाउंट में 45,000 हमने लिखे थे बेड डेट्स के, और बेड डेट्स के अकाउंट को क्लोज करके बीडीआर में ले जा रहा हूं, और बीडीआर में वही चीज वापस कहां पे आ गई डेबिट साइड में। अब बीडीआर का अकाउंट आप ध्यान से देखो तो एक ही अमाउंट बाकी थी इसमें पी एंड एल वाली। ये अकाउंट क्लोज किया तो मुझे पी एंड एल भी मिल गया। तो मतलब मुझे मेरी दो एंट्रियों की अमाउंट मिल गई। बेड डेट्स क्लोज करके बेड डेट्स रिजर्व में आ गया, और नया प्रोविजन हुआ मेरा 72 का। और जो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट है वो तो 936 दिया ही था, उसके अंदर और कोई एंट्री नहीं थी, इसलिए पूरा का पूरा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कहाँ चला गया पी एंड एल में। ठीक है, ये सम पूछने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, बट फिर भी आप सारी वैरायटी करके जाना। दो थ्योरी क्वेश्चन आप थोड़ा सर्च वर्च करके मिल जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वो असेट होती है जिसपे बैंक को लोन का पैसा वापस नहीं मिल रहा, एक टाइम पीरियड तक जब वो पैसा नहीं मिलता है तो उसको हम नॉन परफॉर्मिंग कहते हैं, और टाइम टू टाइम पैसा मिल रहा है तो उसको कहते हैं परफॉर्मिंग असेट। चलिए यहां पे आपके बैंकिंग वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ।